नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने बेहतरीन प्लेटफॉर्म जीके अड्डा बाई आनंद सर पे, जहां आज हम बात करें संविधान विकास की यात्रा को आगे की ओर लेकर चलेंगे। हमने कल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात की थी। अब उससे आगे बढ़कर आज हम बात करते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। बिना समय गवाए जल्दी से जितना ज्यादा कवर कर सकते हैं उतना कवर करने का प्रयास करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आज हम बात करेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसी तरीके से लिखा आया था एग्जाम में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बेटा जी क्या किया गया आपको पता है? जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया गया उसमें क्या कमियां रही, उस रेगुलेटिंग एक्ट ने कितना कार्य किया, वो कितना सफल हुआ जिस उद्देश्य को लेकर उसे बनाया गया था, इन सारी चीजों की जानकारी के लिए, पूर्ति के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो सीधा एक ही प्रश्न बन सकता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, या फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में रही कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया। तो उस एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्यों लाया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट लाया गया। मामला निपट गया, ठीक है, हो गया एक मामला। दूसरा, आज एक ऐसा एक्ट पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को, पहली बार इतिहास के पन्नों में ऐसा देखने को मिलेगा और आखिरी बार भी, पहली बार के साथ में आखिरी बार भी ऐसा होगा जब किसी भी भारतीय मुद्दे के ऊपर ब्रिटेन में सरकार गिरेगी। तो एक ऐसा एक्ट बताने जा रहा हूं आज आपको मैं, 1783 का फॉक्स इंडिया एक्ट। तो चलिए बात करते हैं 1783 का फॉक्स इंडिया एक्ट। फॉक्स इंडिया एक्ट। तो 1783 के फॉक्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करते हैं। पहली बार ब्रिटेन में भारतीयों के पक्ष में कुछ कानून बनाने का प्रयास किया गया फॉक्स के द्वारा। कौन व्यक्ति था? फॉक्स। और जब उसने कानून बनाया और उसे ब्रिटेन की संसद में रखा गया तो ब्रिटेन के सांसदों को लगा यह कानून कहीं ना कहीं भारतीयों के पक्ष में और ब्रिटेन के जो लोग थे, अधिकारी थे यहां पर, उनके खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ब्रिटेन की संसद में उसको खारिज कर दिया गया। और ये आपको मैंने कहा था, ब्रिटेन की संसद में कोई लिखित संविधान नहीं है, वहां मॉरलिटी ज्यादा है, नैतिकता ज्यादा है और मौखिक संविधान है। जब ऐसी स्थिति हुई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन नॉर्थ को अपना इस्तीफा देना पड़ा और इस तरीके से ब्रिटेन में पहली बार सरकार गिरी किसी भी भारतीय मुद्दे पर, और अंतिम बार भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मैं शॉर्ट्स में लिखा देता हूं आपको। तो बेटा जी, किसी भी भारतीय मुद्दे पर, किसी भी भारतीय मुद्दे पर ब्रिटेन में पहली व अंतिम बार, इसके बाद में भी कभी नहीं गिरी, अंतिम बार सरकार गिरी। क्या गिर गई? सरकार गिरी। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? जॉन नॉर्थ की। जॉन नॉर्थ की सरकार गिर गई। यहां तक का मामला क्लियर हो गया है। तो अब हम आगे चलते हैं और इसके बाद की स्थितियों के बारे में संज्ञान लेते हैं, जानकारी लेते हैं। तो लो भाई, बढ़िया आगे। अब आता है आपका पिस्ट इंडिया एक्ट, यानी कि 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखा कंपनी के ऊपर
अधिकार जमाने का प्रयास ब्रिटेन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इसी के चलते एक और कदम आगे बढ़ाया गया और इसमें क्या कहा गया, कंपनी के अधिकारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, पहले कुछ बिंदु देखेंगे फिर आगे इस बिंदु पे भी बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक क्षेत्रों पर स्वामित्व वाला दस्तावेज पहली बार प्रस्तुत किया। क्या कहा इन्होंने? अभी तक अंग्रेज क्या कह रहे थे, व्यापारी है साहब, व्यापार करने आए, व्यापार करेंगे चले जाएंगे। अब अंग्रेज क्या करें, बहुत हुआ व्यापारी का राग, अब से जिन क्षेत्रों पे हम व्यापार कर रहे हैं उन पर हमारा ही अधिकार है व्यापार करने का। हमारी बिना अनुमति के, हमारे बिना पूछे इन क्षेत्रों पे कोई भी व्यापार नहीं कर सकता। ऐसा पहली बार कब कहा गया? यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी, उड़ीसा वाला पार्ट और जो जितनी भी चीजें हैं, बिहार वाला पार्ट, उन पे कहा गया अब इन सारे के सारे क्षेत्रों पर अंग्रेजों का व्यापारिक एक अधिकार है, अपना स्वामित्व है। अब मालिक हम यहाँ के, इतने दिन हम व्यापार कर रहे थे, अब जो भी व्यापार होगा हमसे पूछकर होगा। तो पहली बार ऐसा कब होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार अपना व्यापारिक जो स्वामित्व वाला दस्तावेज प्रस्तुत कर देती है। हो गया मामला, ठीक है। इससे पिछले वाले अधिवेशन में हमने देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की सलाह के लिए एक 4 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का गठन किया जाता है। यहां पर उन सदस्यों की संख्या घटा दी जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर भी है, गवर्नर जनरल की सलाहकारी परिषद में सदस्य संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से कितनी कर दी गई है? 3 कर दी गई। अब जो यहां के अधिकारी थे उनको क्या कहा, आपको क्या नहीं लेना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को के उपहार लेने पर प्रतिबंध, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया भाई। ये कह दिया आप उपहार नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये उपहार के रूप में रिश्वत लेना आरंभ कर चुके थे, तो उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यह भी एक मामला जोरदार हो गया। और क्या एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, अभी तक हमने देखा था बीओडी की स्थापना पहले हो चुकी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो यहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है भाई यहां पे। तो बीओसी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रक मंडल का क्या किया गया? गठन। नियंत्रक मंडल का गठन कर दिया जाता है, इसी जगह पर एक नियंत्रक मंडल बना दिया गया। हो गया इतना मामला क्लियर, ठीक है। अब आपके सामने 2 संस्थाएं हो गई, बीओडी जो पहले बनी हुई थी और बीओसी जो अभी बन गई है। यानी कि ये आपका निर्देशक मंडल था। निर्देशक मंडल मैं बात कर चुका हूं ना, मंडल, और ये आपका बेटा जी, तो निर्देशक मंडल को व्यापारिक अधिकार यानी कि जो भी व्यापार पर कानून बनाने हैं वो कौन बनाएगा? निर्देशक मंडल बनाएगा। और बीओसी को राजनीतिक व प्रशासनिक मामले का जो अधिकार है वो किसको दिया गया? बीओसी को दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। यहां तक कोई समस्या हो तो मुझे बताओ आप।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट इस जगह पे लगा लेना, जो प्रिवी काउंसिल वाला जो नोट है वो यहां पे लगा देना भाई। प्रिवी काउंसिल की स्थापना की गई अंग्रेज अधिकारियों का मुकदमा सुनने के लिए। तो इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल का गठन, यानी कि अंग्रेज अधिकारियों के मुकदमे सुनने के लिए एक नया न्यायालय स्थापित किया गया। प्रिवी काउंसिल के तौर पर एक न्यायालय बनाया गया। एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पे समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इस पर आकर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। लीजिए, तो 1793 का चार्टर एक्ट हम देखते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट समझ लीजिए भाई। 1793 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ? पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम 1793 में पहुंच गए और जो चार्टर एक्ट 1793 का हमारे सामने आता है उसमें एक इंपॉर्टेंट कार्य किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ाया गया। लो साहब, ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया 20 वर्षों तक और आप व्यापार कर लो। और दूसरा क्या किया जाता है यहां पर, जो बीओसी और बीओडी हमने बनाए थे उनके जो सदस्य बनाए जाएंगे, उनके जो अधिकारी बनाए जाएंगे, अब उनका वेतन भारत की निधि पर भारित होगा। किस पे भारित होगा? भारत की निधि पर भारित होगा। तो बीओसी बीओडी के अधिकारियों का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा? भारत के राजस्व से दिया जाएगा। काम करेंगे इंग्लैंड के लिए, लेकिन दिया कहां से जाएगा? भारत के राजस्व से दिया जाएगा। यह भारतीयों के लिए बहुत बड़ी हानि थी। यह भारतीयों के लिए बहुत बड़ी एक हानि है। यहां तक सारा मामला ठीक है। इसके बाद जो हमारे सामने एक नया चार्टर आता है, हम उस पर एक बार चर्चा करते हैं। चलिए जी, 1813 का चार्टर एक्ट, जो बहुत कई मायनों में इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट क्या क्या किया गया इसमें? सबसे पहले किया गया, अब कंपनी को लग गया था, अब कंपनी के लिए ब्रिटेन की जो संसद है उसको लग गया था कंपनी पर नियंत्रण और थोड़ा कसने का समय आ गया है, टाइट करने का समय आ गया है, और यहां पर वैसा ही किया गया। तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसे समाप्त करने की ओर पहला कदम बढ़ाया गया। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की आंशिक समाप्ति, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको आंशिक समाप्ति कर दी गई, और यह कहा गया सिर्फ 2 चीजों को छोड़कर भारत में कोई भी व्यापार कर सकता है। वो 2 चीजें क्या थी उनके बारे में बात करते हैं बेटा जी। एक तो चाय का व्यापार, वह चीन देश के साथ व्यापार को छोड़कर। तो इन 2 चीजों को छोड़कर बाकी पूरे के पूरे व्यापारिक एकाधिकार की क्या कर दी गई? समाप्ति कर दी गई। चलिए अगला बिंदु देखते हैं हम। एक बिंदु हो गया, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट कार्य ये क्या करते हैं? तो ईसाई मिशनरियों को भारत बुलाया जाता है। भारत बुलाया गया। किस लिए बुलाएंगे? धर्म प्रचार के लिए।
भाई कौन से धर्म का प्रचार करेंगे? ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। ईसाई मिशनरी आ गई अपने पोथी पांदड़े लेकर, अपने धर्म की किताबें लेकर, ग्रंथ लेकर, और प्रचार प्रसार शुरू हो गया जोरों शोरों से। लोग आते बैठते, लोगों को इकट्ठा किया जाता और धड़ाधड़ भाषण सुनाया जाता, लोग तालियां बजाते। किसी ने पूछा रे क्या बोल रहा है? बोला ये तो नहीं पता पर कुछ अच्छा ही बोल रहा है, समझ में तो नहीं आया क्या बोल रहा है पर कुछ अच्छा ही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा समझ नहीं आती थी, और जो वहां से प्रचारक आए उन्हें हिंदी समझ नहीं आती थी। तो ऐसी स्थिति में इनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब कैसे निदान किया जाए? तो पहली बार अंग्रेजों ने उदारता दिखाते हुए भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्चा करना तय किया गया, ताकि इन्हें अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाए और ये अंग्रेजी माध्यम में समझे और हमारे धर्म का प्रचार प्रसार और हो, एक नया मध्यम वर्ग जनरेट हो जो भारतीयों के और अंग्रेजों के बीच में कड़ी का काम करे। एक शिक्षित वर्ग डेवलप करना चाह रहे थे जो अंग्रेजी भाषा जानता हो, जो शरीर से भारतीय और मस्तिष्क से अंग्रेज हो। ऐसा एक वर्ग बनाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज में आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक, 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च तय, यानी कि 1 लाख रुपए अब वार्षिक दिया जाना तय कर दिया गया। ठीक है? हां, और बेटा जी फिर से इस जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, मतलब जो कंपनी का जो व्यापार करने का पत्र था, उसकी और समय सीमा 20 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। इस वाले अधिनियम में भी हम देख रहे हैं पिछले से 20 वर्ष बढ़ाया, इसमें फिर 20 वर्ष बढ़ा दी गई है। तो अब कब का देखेंगे हम? जैसे 13 में 20 वर्ष ऐड करेंगे तो 33 का, 13 में 20 वर्ष ऐड करेंगे तो 33 का चार्टर एक्ट के बारे में हमें बात करनी है। तो आइए 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। पिछली बार वाले में हमने क्या किया? कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको आंशिक रूप से समाप्त किया था ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त, पूर्ण रूप से समाप्त, यानी कि अब कह दिया कोई भी व्यापार करे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा कमा कर देगा वो व्यापार करिए। चाय और चीन के साथ भी कोई भी व्यापार कर सकता है। तो बहुत बड़ी चीज क्या कर दी गई यहां पर, ये हो गया। ओके जी, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब अंग्रेजों ने कहा हम सिर्फ बंगाल के राजा नहीं है, इस पूरे भारतवर्ष के राजा है। और पूरे भारतवर्ष के राजा बनने के लिए उन्होंने कार्य किया जो इस तरीके से है बेटा जी। तो इस अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल जीजी, इस बंगाल के जीजी को, इस बंगाल के जीजी को भारत का जीजी बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। आपसे पूछ ले फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भाई? तो बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम, और भारत का प्रथम अगर गवर्नर जनरल के बारे में हम बात करें तो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। दूसरा बिंदु थोड़ा समझने का प्रयास करिए, थोड़ा समझते हैं दूसरा बिंदु। थोड़ा समझते हैं, चलिए इधर लिख लेते हैं, हम जो जगह है उसमें लिखते हैं। और यहां पर विधि आयोग का गठन किया गया, विधि आयोग की स्थापना। किसकी स्थापना की गई? विधि आयोग की स्थापना। और लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड मैकाले इसका क्या बना? अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड मैकाले को क्या किया गया? नियुक्त किया गया।
इस मैकाले के बारे में भी हम बात करेंगे। ये कौन मैकाले? वही दुष्ट मैकाले है जो भारत को बहुत सारी चीजों में तोड़ के रख देगा, भारतीयों को मस्तिष्क से भी बाबू बनाने की बात करेगा। हम बात करेंगे। ये अंग्रेजी पद्धति का जनक के रूप में जाना जाता है। कुछ उसके बारे में जानकारी दे दूं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक, अंग्रेजी शिक्षा का जनक, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये मैकाले मिनट लेकर आएगा। और पिछले में जिसमें हमने देखा 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल की सलाहकारी परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी थी। यहां फिर से बढ़ाएंगे हम, एक एक बिंदु को समझते हुए चलना भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं। तो गवर्नर जनरल की सलाहकारी परिषद में चौथा सदस्य विधि अधिकारी के रूप में मैकाले को जोड़ा गया। मैकाले कौन जोड़ा जाता है? मैकाले को चौथे सदस्य के रूप में फिर से क्या किया गया? इसे जोड़ा गया। और बेटा जी, दास प्रथा का अंत इसी के तहत हुआ था। यहां लिख देता हूं, दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में, इसी के तहत दास प्रथा का अंत इसी के तहत होता है। चलिए, इससे आगे 2 को छोटे छोटे बिंदु और हम देख लेते हैं, और वो बिंदु कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। देखिए बेटा, अगला है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का क्या है? चार्टर एक्ट। ज्यादा कुछ नहीं जानना। जिन एग्जामों से आपको कभी कभी डर लगता है, ये एग्जाम यहीं से शुरू हुए हैं। पहली बार भारत में प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश के लिए, दाखिले के लिए, चयन होने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। तो भारत में प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश का आधार किसे बनाया गया? प्रतियोगी परीक्षाओं को। तो प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बना दिया गया है। कहा प्रतियोगी परीक्षाएं दीजिए, पास करिए और फिर जाकर बैठिए किसमें? ठीक है। अब ये हुई, और इसके बाद एक बहुत बड़ी घटना हमारे सामने घटित होती है, और आपको पता है वो क्या थी? 1857 की क्रांति। आपने देखा होगा, इसी दरमियान ब्रिटेन या फिर जो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध भारतीयों का गुस्सा प्रकट होता है। हिंदू मुस्लिम एकता के साथ में भारत की स्वतंत्रता का पहला संग्राम लड़ा जाता है, जिसे हम म्यूटनी ऑफ 1857 कहते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ 1857 कहते हैं, यानी कि 1857 का विद्रोह कहते हैं। तो यहां जब इतनी बड़ी क्रांति हुई, तो कहीं ना कहीं लंदन में बैठे हुए महारानी को लगा, संसद के सदस्यों को लगा कि यह कंपनी भारत में शासन करने में विफल है, वरना पूरे देश में इतना बड़ा विद्रोह कैसे हो सकता था? कुछ ना कुछ कमियां है। तो यहीं पर कंपनी का जो शासन है, इस 1857 की क्रांति के बाद समाप्त कर दिया जाता है, और भारत के लिए एक नया अधिनियम निकल कर आता है, जिसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम। और इस भारत शासन अधिनियम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश महारानी अपने हाथ में अब सत्ता को संभालेगी, और ऐसे पद का सृजन करेगी जो भारत में पहली बार आएगा। और यहां पर बीओसी बीओडी का क्या होगा, और कौन होगा भारत का अगला शासक या फिर प्रशासक या फिर अधिकारी, इन चीजों के लिए कल की क्लास में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।